दिल्ली जा रही फ्लाइट IC-814 लाहौर की तरफ मोड़ी जा चुकी थी। कैप्टन देवी शरण ने आतंकवादियों से कहा कि विमान में लाहौर तक जाने का ईंधन नहीं है, लेकिन आतंकवादी नहीं माने। विमान लाहौर तक पहुंचा, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने विमान को उतारने से मना कर दिया। 6 महीने पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध हुआ था और दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। जहीर साहब, आपके पास ताजा खबर क्या है? कंदहार में एक और खामोश और ठंडी रात गुजरी है। इसी बीच कैप्टन देवी शरण विमान में लगा इमरजेंसी बटन दबा चुके थे, जिससे भारत के अधिकारियों को यह पता चल गया था कि IC-814 का अपहरण हो चुका है। विमान में सवार सभी यात्रियों को आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था। विमान को लाहौर में उतरने नहीं दिया गया था और उसका ईंधन खत्म हो रहा था। विमान के कैप्टन देवी शरण ने आतंकवादियों से कहा कि किसी भी हालत में उन्हें विमान को अमृतसर में उतारना ही पड़ेगा। इधर भारत सरकार की क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हो रही थी। IC-814 ईंधन भराने के लिए अमृतसर में उतरने वाला था। अमृतसर में यह बात कही गई कि NSG को भेजा जा रहा है, तब तक विमान को अमृतसर में रोक कर रखा जाए। आधे घंटे तक IC-814 अमृतसर के एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, लेकिन कोई टैंकर नहीं आया। कैप्टन देवी शरण ने बिना ईंधन भराए विमान को उड़ाने से मना कर दिया, लेकिन आतंकवादी समझ गए थे कि वो ज्यादा देर तक रुके तो फंस सकते हैं। आतंकवादी 30 से 0 तक गिनने लगे और कहा कि अगर विमान नहीं उड़ा तो वो सबको गोली मार देंगे। बिना ईंधन भरे IC-814 फिर से पाकिस्तान के लाहौर की तरफ उड़ गया। भारत ने आतंकवादियों के कब्जे से विमान को छुड़वाने का एक बड़ा मौका गंवा दिया था। विमान में ईंधन बिल्कुल भी नहीं बचा था और लाहौर एयरपोर्ट विमान को उतरने की इजाजत नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि एयरपोर्ट की सभी लाइट बुझा दी गई। विमान को मिलने वाले सभी सिग्नल बंद कर दिए गए। कैप्टन के पास कोई चारा नहीं था। वो विमान को लाहौर में चलती सड़क पर उतारने लगे। विमान को क्रैश होने की हालत में देखकर लाहौर एयरपोर्ट ने विमान को आखिरकार रनवे देने की इजाजत दे दी। यहां विमान में ईंधन भराया गया और रात को 10:30 बजे के करीब विमान को लाहौर से भेज दिया गया। आतंकवादी विमान को काबुल ले जाना चाहते थे, लेकिन काबुल में रात में विमान उतारने की सुविधा नहीं थी, इसलिए विमान को दुबई ले जाया गया। भारत सरकार ने दुबई में कमांडो ऑपरेशन का प्लान बनाया, लेकिन UAE की सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी। आतंकवादियों ने दुबई में विमान में ईंधन भरवाया और यहां पर 27 यात्रियों को छोड़ भी दिया। दुबई से आतंकवादी IC-814 को अफगानिस्तान के कंधार लेकर गए। विमान को हाईजैक हुए 18 घंटे बीत चुके थे। अफगानिस्तान में उस समय तालिबान का राज था और भारत सरकार तालिबान से किसी तरह के संबंध नहीं रखती थी। भारत के लिए भयानक संकट का समय था। आतंकवादी विमान को बंधक बनाकर हरकतुल मुजाहिदीन के आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर को छुड़वाना चाहते थे, जो वर्ष 1994 में कश्मीर में गिरफ्तार किया गया था और श्रीनगर की कोट भलवाल जेल में बंद था। मौलाना मसूद अजहर को छुड़ाने की 2 कोशिशें पहले भी हो चुकी थीं, जिसमें कश्मीर में विदेशी पर्यटकों को अगवा करके मार डाला गया था। एक बार जेल तोड़ने की भी कोशिश हुई, लेकिन मसूद अजहर भाग नहीं पाया था। IC-814 का मुख्य हाईजैकर मौलाना मसूद अजहर का छोटा भाई था। आतंकवादियों की भारत सरकार से बातचीत चल रही थी। चौथे दिन भारत सरकार की एक टीम कंधार पहुंची। 30 घंटे की बातचीत के बाद आतंकवादियों ने मसूद अजहर के साथ 35 आतंकी, एक मारे गए आतंकी सज्जाद अफगानी की लाश और $20 करोड़ की मांग की। भारत सरकार आतंकवादियों की मांग मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन देश में बढ़ते जन दबाव और कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से बंधक यात्रियों को छुड़ाने के बदले भारत सरकार ने 3 आतंकवादियों को छोड़ने की बात मान ली। इन 3 आतंकवादियों में एक आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर, दूसरा आतंकवादी था मसूद अजहर का खास आतंकी उमर शेख और आतंकवादी हमले करने का एक्सपर्ट माना जाने वाला मुश्ताक अहमद जरगर। अगवा होने के 8वें दिन और नए वर्ष से 1 दिन पहले IC-814 के बंधक यात्री दिल्ली पहुंचे। इन लोगों के सुरक्षित बचने की खुशी तो थी,
लेकिन डर यह था कि आतंकियों को छोड़ने का खामियाजा कहीं देश को उठाना न पड़े। भारत के हाथ से छूटने के बाद आतंकवादी मसूद अजहर पाकिस्तान लौट गया, जहां उसने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद बनाया, जो भारतीय संसद पर हमले और जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमले जैसे कई बड़े आतंकी हमले का जिम्मेदार है। उमर शेख, मुश्ताक अहमद जरगर और वो 5 आतंकवादी भी पाकिस्तान में ही हैं, जिन्होंने IC-814 को हाईजैक किया था। भारत सरकार ने बार बार इन आतंकवादियों के बारे में पाकिस्तान को सबूत दिए, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी इन पर कार्रवाई नहीं की। मसूद अजहर और उसके आतंकवादी आज भी पाकिस्तान में आजादी से रहते हैं और पठानकोट जैसे हमले करके भारत का खून बहाते हैं। हमारे देश के लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है और इसीलिए आज इस बड़ी घटना के बारे में आपको दोबारा से याद दिलाना जरूरी था। यहां पर आज उन देशों के बारे में भी आपके लिए जानना जरूरी है जो आतंकवाद को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करते, और इनमें सबसे बड़ा नाम इजराइल का है। इजराइल की यह स्पष्ट नीति है कि वो आतंकवादियों से किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा, चाहे इसके लिए देश को कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। इजराइल ने आतंकवाद के खिलाफ 1948 से ही एक स्पष्ट कानून बनाया हुआ है, जिसमें वक्त के हिसाब से 3 बार बदलाव भी किए गए। हालांकि इजराइल की इस नीति में एक अपवाद भी है, और वो हुआ वर्ष 2006 में, जब फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल के एक सैनिक को बंधक बना लिया था और बदले में अपने संगठन के लोगों को छोड़ने की मांग की थी। इजराइल ने 5 वर्ष तक आतंकवादियों की बात नहीं मानी, और जब ये बंधक सैनिक मौत के कगार पर पहुंच गया तो इजराइल ने उसके बदले में हमास के 1027 आतंकवादियों को छोड़ दिया। हालांकि इजराइल में इस फैसले की काफी आलोचना हुई थी। इजराइल के अलावा रूस भी आतंकवादियों से किसी तरह की बातचीत नहीं करता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वर्ष 2004 से ही यह नीति बनाई थी कि देश किसी भी कीमत पर आतंकवादियों के सामने नहीं झुकेगा, और आज हम भी यही कह रहे हैं कि भारत को भी किसी भी कीमत पर आतंकवादियों के सामने नहीं झुकना चाहिए। और जिस वक्त की हमने आपको यह रिपोर्ट दिखाई, यानी 1999 दिसंबर का महीना, तब जी न्यूज ने कांधार हाईजैक पर सबसे बड़ी कवरेज की थी, और मैंने 1999 में उन भयानक 7 दिनों की रिपोर्टिंग की थी। और मुझे अभी भी याद है, तब पूरा देश इस घटना को लेकर 2 खेमों में बंट चुका था। एक पक्ष यह कहता था कि आतंकवादियों से किसी तरह का कोई समझौता नहीं करना चाहिए, आतंकवादियों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए, और एक बार जरूर खून बहेगा, लेकिन इस दर्द से हमेशा के लिए देश को मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दूसरा पक्ष यह कहता था कि 3 आतंकवादियों के लिए 190 निर्दोष लोगों की जान खतरे में नहीं डाली जा सकती। और उस वक्त सरकार पर भयंकर दबाव पड़ गया, और इस कश्मकश में आखिरकार दूसरा पक्ष जीत गया और आतंकवादियों को छोड़ दिया गया। और अब आप वो समझ सकते हैं कि वो आतंकवादी जिन्हें 1999 में भारत ने छोड़ दिया था, वो आज तक हमारे देश का कितना खून बहा चुके हैं।